हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर भावना। आज का मेरा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट, टाइप्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। कल मैंने आप लोगों को बताया था वेरियस टाइप्स ऑफ नीड्स विद चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न प्रकार की जो यूनिक नीड्स होती हैं उसके बारे में मैंने बताया था। आज हम जानकारी लेंगे कि उन नीड्स को हम कैसे पहचान कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले यूज में लाते हैं असेसमेंट। हिंदी में हम लोग कहते हैं आंकलन। अगर हम लोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की बात करते हैं तो आंकलन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। टू नो द लेवल ऑफ चाइल्ड, टू नो द वेरियस नीड्स ऑफ चाइल्ड, तो इसके लिए हम लोग असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट is a process of data gathering and analysis in order to make appropriate decision about educational, instructional and guidance of individuals। अगर हम लोग असेसमेंट की बात करते हैं तो यह क्या है? एक प्रोसेस है। हम कह सकते हैं इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं? डेटा गैदरिंग। डेटा गैदरिंग को हम लोग कहते हैं आंकड़े एकत्रित करना। एंड एनालिसिस, जब भी स्पेशल एजुकेटर असेसमेंट करता है तो वो सबसे पहले बच्चे से संबंधित इंफॉर्मेशंस को या आंकड़ों को एकत्रित करता है, उनका एनालिसिस करता है एंड आफ्टर दैट क्या करता है? वो एप्रोप्रिएट डिसीजन लेता है रिलेटेड टू, या हम बोलते हैं रिगार्डिंग टू एजुकेशन, इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस। एजुकेशन मतलब कि हम बच्चों के लिए एजुकेशनल प्लान को क्या क्या टारगेट बिहेवियर्स को ले सकते हैं, उससे संबंधित वो क्या करता है? आंकड़ों को एकत्रित करता है, लेवल को जानता है एंड इंस्ट्रक्शंस, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस he or she will be used to teach children with special needs, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के टारगेट बिहेवियर को अचीव कराने के लिए किस प्रकार से वो इंस्ट्रक्शन देगा, गाइडेंस देगा, उसके बारे में भी वो क्या करता है? प्लानिंग करता है। तो हमारा ये क्लियर हो गया कि असेसमेंट क्या होता है। असेसमेंट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। असेसमेंट टर्म ऐसी टर्म है जिसके लिए क्या करते हैं? लाइक असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। असेसमेंट को हम लोग आंकलन कहते हैं एंड इवैल्यूएशन को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। बहुत सारी जगह पर असेसमेंट को साइमल्टेनियसली इवैल्यूएशन की जगह पर यूज़ किया जाता है और इवैल्यूएशन को असेसमेंट की जगह पर यूज़ किया जाता है, लेकिन यह दोनों टर्म सेम नहीं है। आंकलन अलग है और मूल्यांकन अलग है। असेसमेंट हम कब करते हैं? टू नो द लेवल ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे के लेवल को जानने के लिए हम करते हैं, सो दैट हम उसके लिए अप्रोप्रिएट टारगेट बिहेवियर्स को सेलेक्ट कर सकें। यह हम लोग बच्चे को कोई भी टारगेट बिहेवियर को कराना होता है उसके पहले करते हैं। एंड इवैल्यूएशन हम लोग जब टारगेट बिहेवियर को करवा देते हैं आफ्टर दैट कराते हैं। यानी कि जब हमने बच्चे के लिए गोल्स को सेलेक्ट कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद में उसका रिजल्ट जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं।
अब हम लोग बार बार एक टर्म को यूज़ कर रहे हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए ये यूज़फुल है। बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट को हम बोलते हैं सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब कि जिसमें हमारे हर एरिया से हम कह सकते हैं कि बच्चे की डेवलपमेंट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फिजिकल एरिया आ गया, मेंटल, सोशल, कम्युनिकेशन, कॉग्निशन या कॉग्निटिव भी बोल सकते हैं हम लोग। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इन नीड्स को बिहेवियर भी कर सकते हैं हम लोग, बिहेवियर। इन सभी नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम लोग बच्चे की असेसमेंट करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम फिजिकल एरिया में देखते हैं क्या बच्चे को शारीरिक रूप से किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। कोई भी एक्टिविटी अगर हम फिजिकली उसको कराते हैं तो क्या उसको दिक्कत तो नहीं आ रही है। एंड मेंटल हम लोग बोलते हैं कि लाइक उसको सोचने समझने संबंधी कोई समस्या तो नहीं है, उसका IQ लेवल कितना है, सो दैट उसके लिए हम अप्रोप्रिएट गोल को सेलेक्ट कर सकें। सोशल हम बोलते हैं सामाजिक एरिया में उसको कहीं पिछड़ा हुआ तो नहीं है, क्यों है उसके बारे में हम जानते हैं। कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर। कम्युनिकेशन हम बोलते हैं भाषा संबंधी को किस एरिया में हम कह सकते हैं, कौन सी ऐसा एरिया है जिसमें उसको दिक्कत आ रही है। बिहेवियर में हम लोग बोलते हैं व्यवहार संबंधी कौन कौन सी उसमें समस्याएं हैं उसका पता लगाते हैं। अब मैंने असेसमेंट में बताया था कि डेटा गैदरिंग, डेटा गैदरिंग प्रोसेस है एंड एनालिसिस था। 3 पॉइंट्स पे मेनली फोकस किया गया है, एनालिसिस एंड थर्ड वन इज make decision about individual, जिसमें हमारे कौन कौन से आ गया था, ये हेल्प करता है टू मेक डिसीजन अबाउट इंडिविजुअल, जिसमें हमारे कौन सा बोला है, इंस्ट्रक्शनल, एजुकेशनल एंड गाइडेंस। मेनली इन 3 चीज़ों पे हम लोग फोकस करते हैं कि असेसमेंट। डेटा गैदरिंग मैंने क्या बोला था कि हम लोग बच्चे से संबंधित आंकड़ों के बारे में जानेंगे। अब इसी में हमारा टाइप्स भी आ जाता है। आंकड़ों को हम लोग कैसे जान सकते हैं कि बच्चे की व्यक्तिगत हम कह सकते हैं या पर्सनल हिस्ट्री को जानना है हमें, कि बच्चे को कौन से एरिया में उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसका नाम क्या है, एज क्या है, किस एरिया में उसको दिक्कत आ रही है, वो सारी चीज़ों को हम लोग बच्चे से संबंधित आंकड़े एकत्रित करते हैं। एनालिसिस, जो भी बच्चे से संबंधित आंकड़े एकत्रित किए उनके ऊपर जो स्पेशल एजुकेटर है वो एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है और उसके आधार पर वो बच्चों के लिए कार्यक्रम को प्लान करता है, जो भी उसको टू मेक डिसीजन अबाउट इंडिविजुअल, बच्चे के लिए कौन से गोल्स को लेना है वो निर्धारित करता है। तो सबसे पहले हमने बोला था इंस्ट्रक्शनल, कौन से इंस्ट्रक्शंस को टीचर ने यूज़ में लाना है, यानी कि कौन से निर्देश देने हैं, कौन से शिक्षण विधि का यूज़ करना है, डिफरेंट टाइप्स की टीचिंग स्ट्रैटेजीज है या डिफरेंट टाइप्स के टीचिंग मेथड्स हैं कि उनको उसको यूज़ में लाना है, कौन सा TLM रहेगा जो उसको यूज़फुल रहेगा जब भी वो सिखाएगा। एंड एजुकेशनल एरिया में हम कौन कौन से गोल्स को सेलेक्ट करेंगे वो भी निर्धारित करता है। एंड गाइडेंस हम बोलते हैं कि जो भी निर्देशन दिया जाएगा वो भी किसके अधीन होगा, असेसमेंट के अंडर आता है। अब हम लोग टाइप्स की बात करते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं असेसमेंट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेसमेंट होते हैं या हम अप्रोचेस भी बोल सकते हैं।
टाइप्स ऑफ असेसमेंट। टाइप्स ऑफ असेसमेंट, इसमें सबसे पहला आता है हमारा केस स्टडी, सेकंड आता है हमारा इंटरव्यू, एंड थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन। हम अप्रोचेस भी बोल सकते हैं, डिफरेंट टाइप की बुक्स में आपको अलग अलग दिया होगा, किसी में इसको टाइप्स में लिया है, किसी को अप्रोचेस में लिया है। सिंपल सा मीन है कि हम लोग कैसे बच्चे से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित कर सकते हैं। एंड फोर्थ वन इज चेकलिस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं केस अध्ययन, केस अध्ययन क्या है? सिंपल सा क्लियर हो रहा है नाम से कि व्यक्ति से संबंधित जानकारी को हमने लेना है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती है आपके बच्चे का नाम, एजुकेशन, एज, उसकी आयु कितनी है, पेरेंटल हिस्ट्री आ जाती है जिसमें पेरेंट्स की एज, जिसमें मदर और फादर दोनों का आ जाए ना। उसके बाद में पेरेंट्स की एज दोनों की ही आएगी। एक फॉर्मेट रहता है असेसमेंट फॉर्मेट, जब भी कोई भी स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स हैं या ट्रेनीज हैं, जब भी हम बच्चे को एडमिशन दिलाते तो सबसे पहले केस स्टडी ही लेते हैं, यानी कि हम लोग बच्चे की केस हिस्ट्री लेते हैं। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, केस स्टडी भी और केस हिस्ट्री से भी जाना जाता है। तो केस हिस्ट्री फॉर्मेट रहता है, जब भी बच्चे का एडमिशन होगा तो सबसे पहले हम वो फॉर्मेट लेकर के बच्चे से संबंधित जानकारी को लेते हैं। बच्चे का नाम, उसकी एजुकेशन, पेरेंट्स का नाम, उनकी एजुकेशन, पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों का आ रहा है, एंड उसके बाद में फैमिली हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में आता है हमारा कि परिवार का एनवायरनमेंट कैसा है, कौन कौन से लोग हैं जो बच्चे के साथ में रहते, फैमिली मेम्बर्स कौन कौन से हैं। इसके अलावा हमारा आता है बच्चे की एसोसिएटेड कंडीशन, एसोसिएटेड कंडीशन का मतलब है कि बच्चे को, जैसे कोई आईडी बच्चा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चा है, तो उसको कोई और दूसरी एसोसिएटेड कंडीशन तो नहीं है, कोई और दूसरी प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे बच्चा आईडीडी है, उसके साथ में बच्चे को एपिलेप्सी का होना, एडीएचडी हम बोलते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का होना, तो कहीं इस प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। मेडिकल हिस्ट्री हम लेते हैं, मेडिकल हिस्ट्री में यानी कि बच्चे को किसी प्रकार का ट्रीटमेंट तो नहीं दिया गया है या दिया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। उसी में हमारे कॉजेज़ भी रहते हैं कि क्या क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चा डिसेबल हुआ है। बच्चे का आईक्यू लेवल उसमें मेंशन रहता है कि बच्चे का कितना आईक्यू लेवल है। जैसे मैंने बोला था कि जब भी बच्चे को कोई भी किसी भी प्रकार के अगर एजुकेशन देनी है या किसी भी प्रकार की थेरेपी देनी है तो सबसे पहले इंटेलिजेंट क्वेश्चन का पता होना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बिना हम लोग बच्चे को अप्रोप्रिएट गोल्स को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो आईक्यू लेवल क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक टीचर या स्पेशल एजुकेटर सेलेक्ट कर लेता है कि कौन से गोल्स को उसको लेना है। एंड इसके बाद में हम प्रीवियस हिस्ट्री भी लेते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्कूल, यानी कि बच्चा किस स्कूल से पहले आया है, उसको वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को करवाया गया था। अब ये सब चीज़ें जब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में रहती है तो जो दूसरा स्पेशल एजुकेटर आता है या दूसरा टीचर जिसको काम करना रहता है उसके लिए बहुत ही इजी होता है, क्योंकि अब प्रीवियस हिस्ट्री में अगर पुराने स्कूल में बच्चा कौन सी क्लास को पास करके आया था या जो भी उसने गोल्स कराए थे उससे संबंधित रिकॉर्ड रहते हैं, तो अगला टीचर उसके आगे वाले गोल्स को सिखा सकता है। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो केस हिस्ट्री फॉर्मेट में रहती है जिनको हम बच्चे से संबंधित लेते हैं। इसी में हमारा करंट लेवल भी आता है कि बच्चे का वर्तमान स्तर क्या है, क्या क्या वो एक्टिविटीज को कर पाता है, क्या नहीं कर पाता है। साथ में हमारा पेडिग्री चार्ट हम बोलते हैं,
पेडिग्री चार्ट, वंशावली, इसको हम लोग कहते हैं वंशावली चार्ट का बना, मतलब जिसमें पूरे फैमिली के बारे में बताया जाता है कि कहीं फैमिली में किसी को भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या कोई डिसेबल पर्सन तो नहीं था जिसकी वजह से कहीं आगे भी बच्चा जो है डिसेबल होने के चांसेस रहते हैं। पेडिग्री चार्ट से ये क्लियर होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो डिसेबिलिटी का एक मेन कॉज माना गया है हेरिडिटी, वंशानुगत, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में डिसेबिलिटी का होना कहीं ना कहीं संभव पाया जाता है। तो उन कारणों को भी हम जानते हैं कि किन कारणों से बच्चा जो है डिसेबल है। तो ये हमारे सब केस स्टडी में आता है, इससे संबंधित पूरी इन्फॉर्मेशन को हम लोग फॉर्म में भरते हैं सो दैट हम लोग बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट गोल को सेलेक्ट करें। एंड सेकेंड आता है हमारा इंटरव्यू। सेकेंड आता है इंटरव्यू। इंटरव्यू को हम लोग बोलते हैं साक्षात्कार। नाम से क्लियर हो रहा है कि बच्चे का इंटरव्यू लेना, आमने सामने आप बच्चे के बैठ करके उसको इंटरव्यू ले सकते हैं। इंटरव्यू मेनली हम कह सकते हैं एक तो फॉर्मल वे में होता है, फॉर्मल इंटरव्यू, एंड सेकेंड इज इनफॉर्मल इंटरव्यू। टू टाइप्स का मेनली रहता है। इसमें भी हम लोग बच्चे के संबंधित जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो गैदर करते हैं। हम लोग बच्चे से भी ले सकते हैं और कोई भी उसका फैमिली मेम्बर है या जो भी इन्फॉर्मेंट रहता है फैमिली मेम्बर में, चाहे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं या जो भी एल्डर कोई भी होगा उसकी फैमिली में, तो उनसे ले सकते हैं। फॉर्मल हम बोलते हैं जो कि हम औपचारिक रूप से लेते हैं। औपचारिक हम बोलते हैं कि लाइक इसके लिए बच्चे के लिए जो भी इंटरव्यू से संबंधित क्वेश्चंस होते हैं, किस एरिया से लेना है या फिर किस टाइम पे लेना है, किस टीचर के द्वारा लेना है, ये सब चीज़ें प्री डिसाइडेड होती है, पहले से ही निर्धारित होती है। इनफॉर्मल का होता है कि हम लोग बच्चे का जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसको पता नहीं होता है कि कब हम लोग बच्चे से संबंधित इन्फॉर्मेशंस को ले लेंगे, किस एरिया से संबंधित हम लोग इन्फॉर्मेशन को लेंगे, कितनी देर तक अगर हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो भी हम लोग तय नहीं किए होते हैं। इसके बाद में हमारा आ रहा है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन टाइप्स की अगर असेसमेंट बोले तो डायरेक्ट क्लियर हो रहा है हमें कि निरीक्षण आंकलन हम बोल सकते हैं या अप्रोच भी बोल सकते हैं हम लोग। निरीक्षण टाइप का, निरीक्षण मतलब कि हम लोग बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, भले वो डायरेक्टली है या फिर इनडायरेक्टली है। टू टाइप्स का हमारा ऑब्जर्वेशन रहता है। फर्स्ट वन रहता है हमारा पार्टिसिपेंट एंड सेकंड होता है हमारा नॉन पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। नॉन पार्टिसिपेंट को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट। पार्टिसिपेंट मेथड में हम लोग नाम से क्लियर हो रहा है कि सहभागिता का होना, जो भी बच्चे से संबंधित जानकारी को असेस करेगा या ऑब्जर्वेशन करेगा बच्चे का, वह बच्चे के साथ डायरेक्टली जुड़ेगा। जैसे कि अगर कोई भी टीचर कर रहा है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है बच्चे से संबंधित, वो बच्चे को प्लेग्राउंड में ले जा करके फुली उसके साथ इन्वॉल्व हो सकता है। कोई भी गेम अगर बच्चा खेल रहा है, अगर हमें बच्चे के बारे में जानना है क्या वो रूल्स को फॉलो करता है,
कहीं वो रूल्स को ब्रेक तो नहीं करता है, तो हम लोग प्लेग्राउंड में उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके साथ खेलते हुए। सेकंड, हम लोग बोल सकते हैं कि अगर क्लासरूम में एक टीचर को बच्चे के बिहेवियर को जानना है तो डायरेक्टली उसको पढ़ाते हुए या फिर कोई गेम करवाते हुए, कोई भी एक्टिविटीज़ को करवाते हुए उसको ऑब्जर्व करता है, जिसमें कि प्रत्यक्ष रूप से बच्चे से संबंधित जानकारी मिलते हैं उनका निरीक्षण करते हुए। एंड सेकंड हमारा आ रहा है नॉन पार्टिसिपेंट, इनडायरेक्ट वे में। क्लियर ही हो रहा है वैसे कि इनडायरेक्ट वे में डायरेक्ट रूप से बच्चे के साथ इन्वॉल्व ना होते हुए थ्रू कैमरा हम लोग, या फिर कोई क्लास टीचर है, जैसे मुझे बच्चे से संबंधित इन्फॉर्मेशन को लेना है तो मैं क्लास टीचर से इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ, पेरेंट्स से ले सकती हूँ, कम्युनिटी मेंबर्स से ले सकती हूँ, या फिर मैं कैमराज के थ्रू भी अगर मुझे बच्चे के चोरी वाले बिहेवियर का पता लगता है कि बच्चा एंटी सोशल बिहेवियर करता है, तो डायरेक्टली वो किसी के सामने उस बिहेवियर को नहीं करेगा। तो ऐसे बिहेवियर को हम इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू या हम कह सकते हैं कि नॉन पार्टिसिपेंट मेथड के थ्रू पता कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नॉन पार्टिसिपेंट मेथड को प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को जानने के लिए ज़्यादा यूज़ में लाया जाता है कि अगर कोई बच्चा चोरी करता है तो कैमरा में वो पकड़ में आ जाएगा। अगर बच्चा झूठ भी बोल रहा है या किसी के साथ मिसबिहेव कर रहा है, वो भी हम लोग इनडायरेक्ट मेथड से पता कर सकते हैं। इनके अपने अपने प्रॉन्स और कॉन्स रहते हैं, मतलब फ़ायदे और नुकसान दोनों के अलग अलग हैं। डायरेक्ट मेथड में हम लोग बच्चे से संबंधित इन्फॉर्मेशंस को प्राप्त कर लेते हैं, डायरेक्ट रूप से हम बच्चे के व्यवहार को आंकलन कर लेते हैं। लेकिन इसमें डिमेरिट ये रहती है कि हम लोग बच्चे के जो भी व्यवहार को जान रहे हैं वो अगर सकारात्मक व्यवहार है तो उसको तो वो शो कर देगा, लेकिन अगर कोई समस्यात्मक व्यवहार को शो करता है या किसी भी प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर को करता है तो वो हमारे सामने नहीं करेगा। एंड नॉन पार्टिसिपेंट मेथड का अगर हम बोलें तो बेनिफिट यह है कि अगर कोई समस्यात्मक व्यवहार को करता है तो वो कैमरा में तो आ जाएगा, लेकिन अगर कोई बच्चा समस्यात्मक व्यवहार को नहीं करता है या कोई भी नोन जिससे हम लोग बच्चे से संबंधित इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, हो सकता है कि बायसनेस के करके या भेदभाव के करके वो गलत इन्फॉर्मेशन को दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि यह अप्रोप्रिएट नहीं होता है ना। इसके बाद में हमारा आता है चेकलिस्ट। डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं, असेसमेंट टूल्स हैं, चाहे वो हम आईडीडी बच्चों की बात करें तो आईडीडी बच्चों के लिए हम लोग बात करते हैं तो एमडीपीएस टूल है। एमडीपीएस टूल को हम बोलते हैं मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, यानी कि इसके साथ में हमारा आता है एफएसीपी फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग सिस्टम। एंड इसके अलावा हमारा आता है बेसिक एमआर बिहेवियरल असेसमेंट चेकलिस्ट। ये तीन टूल्स मेनली जो है डिसेबल बच्चों के लिए, दोज आर इंटेलेक्चुअल डिसेबल, उनके लिए यूज़ में लाए जाते हैं। इसी के साथ में ऑटिज्म बच्चों के लिए कार्स है या फिर ईसा टूल है। और अगर हम बात करते हैं चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी, उनके लिए डीटीएलडी टूल है, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर लर्निंग डिसेबिलिटी, बीसीएसएलडी टूल है, या फिर हम लोगों के और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनका यूज़ करते हैं हम बच्चों के असेसमेंट करते हैं। तो इसमें कोई भी स्पेशल एजुकेटर है या फिर कोई भी टीचर ट्रेनिंग है, वह केस हिस्ट्री के बाद में बच्चों के ऊपर चेकलिस्ट या फिर हम क्वेश्चनर बोलते हैं स्टैंडर्डाइज्ड जो टेस्ट रहते हैं उनको यूज़ में लाता है और उन बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है। जब वह बच्चों के ऊपर इम्प्लीमेंट करता है तो बच्चे से संबंधित एक्टिविटीज़ के बारे में जानता है कि क्या वो कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या क्या बच्चे में एबिलिटीज़ हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ चेकलिस्ट को यूज़ करने के उपरांत ही कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे जो कि असेसमेंट में आते हैं, जिनके माध्यम से हम बच्चों में कहीं ना कहीं जो भी समस्यात्मक व्यवहार है या फिर बच्चे में अगर पॉजिटिव बिहेवियर भी है या कौन से हमने गोल्स को सेलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट वे में, उनको हम लोग इसके माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट आ रहा है इम्पॉर्टेंस की महत्व क्या है। इम्पॉर्टेंस
ऑफ असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट आंकलन का क्या क्या महत्व है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये किसके लिए यूज में लाया जाता है, इनिशियल स्क्रीनिंग, या हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ, एंड सेकेंड हमारा आता है टू नो द करंट लेवल ऑफ चाइल्ड, एंड थर्ड वन आता है हमारा टू नो द यूनिक नीड्स ऑफ चाइल्ड। एंड फोर्थ हम कह सकते हैं सिलेक्शन, या हम कह सकते हैं इट इज हेल्पफुल टू डिटर्मिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल या फिर हम कह सकते हैं गाइडेंस टू इंडिविजुअल, या अबाउट इंडिविजुअल। एंड फिफ्थ वन आता है हमारा मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। अब अगर हम लोग बात करते हैं इनिशियल स्क्रीनिंग की, यानी कि जब भी बच्चे को कोई भी अगर समस्या होती है, किस एरिया में बच्चे को प्रॉब्लम होता है, जितना जल्दी हम बच्चे से संबंधित प्रॉब्लम्स का पता लगाते हैं उतना ही जल्दी हम बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहले इनिशियल स्क्रीनिंग का हम बात करते हैं तो जांच करते हैं डिफरेंट टेस्ट के द्वारा, जो कि हम कह सकते हैं कि मेडिकल चिकित्सीय भी रहते हैं, एंड आइडेंटिफिकेशन करते, जितना अर्ली स्टेज पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट का यूज़ करते हुए उनकी नीड्स को जानेंगे उतना ही हम लोग बच्चे के लिए अप्रोप्रिएट गोल्स को सेलेक्ट करते हुए उनमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। टू नो द करंट लेवल ऑफ चाइल्ड, बच्चे से संबंधित हम कह सकते हैं वर्तमान स्तर को जाना है, यानी बच्चे में क्या प्री रिक्विजिट्स हैं रिगार्डिंग टू द टास्क। अगर हम बच्चे के लिए कोई भी गोल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो क्या एबिलिटीज़ है उसमें कि उसके बेसिस पे हम बच्चे को उस गोल को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे बच्चे को लिखने का टास्क लेना है, उसका नाम लिखना सिखाना है, तो क्या क्या प्री रिक्विजिट्स चाहिए उसमें, क्या उसका आई हैंड कोऑर्डिनेशन सही है, क्या उसके ग्रिपिंग पावर सही है, फाइन मोटर स्किल उसका सही है, क्या वह इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता है, जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं क्या उसको वह यूज़ में ला सकता है, या फिर क्या उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं उनको वह फॉलो कर सकता है। उससे संबंधित हम इंफॉर्मेशंस को लेते हैं। टू नो द यूनिक नीड्स ऑफ चाइल्ड, बच्चे की विशेष आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि फिजिकल एरिया से है, सोशल एरिया से है, मेंटल एरिया से है। जब भी हम असेसमेंट जो भी टूल्स रहते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ रहती है फ्रॉम रिलेटिव टू डिफरेंट एरियाज़, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक, रिक्रिएशनल, जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो उन सभी एरियाज से संबंधित हम एक्टिविटीज़ को बच्चे को करवाते हैं और आंकलन करते हैं कि क्या क्या एक्टिविटीज़ को वह कर पाता है और कौन सी नहीं कर पाता है। to determine the instructional guidance and educational guidance related to the child या about child, बच्चे से संबंधित कौन से इंस्ट्रक्शंस को हमने बच्चे की नीड को जान लिया
अब हम उससे संबंधित कौन से इंस्ट्रक्शंस को, कौन सा टीचिंग स्ट्रैटेजीज को, टीचिंग मेथड को टीचर ने यूज़ में लाना है बच्चे को उस गोल को सिखाने के लिए, कौन सा TLM रहेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल रहेगा जिसका यूज़ करते हुए वह बच्चे को सिखाएगा, इन सभी कौन सी गाइडेंस यानी कि किस प्रकार का निर्देशन देगा, वह किस प्रकार की वो सलाह देगा सो दैट वो बच्चा उस गोल को कर पाए, इस सब चीज़ों के बारे में भी हम किससे जानते हैं, असेसमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हमारा आ रहा है मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस। मॉनिटरिंग मतलब कि हम लोग बच्चे का सुपरविजन भी करते रहते हैं। जो भी बच्चे में, मैंने अगर बच्चे के लिए किसी भी गोल को सिखाने के लिए लिया तो मैं टाइम टू टाइम बच्चे की प्रोग्रेस को भी जानूंगी कि बच्चे ने कितना सीखा है उसको। जैसे अगर हम बच्चे की असेसमेंट करते हैं, मैंने किसी भी टूल को इम्प्लीमेंट में लाया, सपोज़ मैंने MDPS टूल को इम्प्लीमेंट में लाया है, मद्रास डेवलपमेंटल प्रोग्रामिंग सिस्टम, तो उसमें डिफरेंट जो टाइप्स की एक्टिविटीज़ रहती हैं उसको मैंने जब स्टार्टिंग का पीरियड था, जब मैंने बच्चे के लिए गोल्स को सिखाना था, उस टाइम मैंने सभी को करवा करके देखा और बच्चा कौन से एरिया में नहीं कर पाता है उसके लिए मैंने गोल्स को, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेलेक्ट किया। लॉन्ग टर्म गोल्स हम बोलते हैं जो कि बच्चे के लिए 1 ईयर के लिए हम बच्चे के लिए सेलेक्ट करते हैं। 10 से 12 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। एंड उसके बाद मैंने शॉर्ट टर्म गोल्स को सेलेक्ट किया। उन्हीं 15 गोल में से मैं छोटे जो भी 4 मैं गोल्स लूँगी या 2 गोल्स लूँगी जो कि उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहते हैं सिखाने के लिए, उसको सेलेक्ट करती हूँ। तो मैंने जब उन गोल्स को सेलेक्ट कर दिया फिर मैं उसको अप्रोप्रिएट वे में उसको क्या करूँगी, अब मैंने सिखा दिया उसको और मैं मॉनिटरिंग, अब जब मैंने उसको सिखा दिया तो मैंने बीच बीच में उसकी कितनी प्रोग्रेस हो रही है तो मैं दोबारा से भी उसको, जो चेकलिस्ट है जब बच्चा करता है तो उसको मैं दोबारा से देख सकती हूँ कि बच्चे ने किस लेवल तक उस चीज़ को सीख पाया है। एंड इसके बाद लास्ट आता है हमारा इवैल्यूएशन टू नो, या हम कह सकते, सिंपली हम कह सकते हैं कि बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए, बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए बच्चे ने कितना सीखा है उसको हम जानते हैं, मूल्यांकन करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था असेसमेंट को हम लोग साइमल्टेनियसली यूज़ में लाते इवैल्यूएशन के, बट दिस बोथ टर्म्स आर नॉट सेम। साइमल्टेनियसली ही खाली हम यूज़ में लाते हैं। असेसमेंट हम लोग बिगनिंग में करते हैं जब हमें गोल्स को सेलेक्ट करना होता है, एंड मूल्यांकन हम इन द एंड ऑफ टारगेट बिहेवियर करते हैं जब हम बच्चे को सिखा देते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि किस लेवल तक बच्चा गोल को करना सीख पाया है। अगर बच्चा 80% एक्यूरेसी के साथ में गोल को सीख जाता है तब तो हम लोग दूसरे गोल्स को लेते हैं। अगर बच्चा की परफॉर्मेंस 80% से कम की रहती है तो हम उसको फिर उसी गोल को दोबारा से सिखाने के लिए लेते हैं। तो ये हमने आज जाना है कि कॉन्सेप्ट क्या था, असेसमेंट की अवधारणा क्या है, टाइप्स क्या है और उसके क्या इम्पोर्टेंस है फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। असेसमेंट, एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि असेसमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, नॉट ओनली फॉर इन द एरिया ऑफ डिसेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि स्पेशल एजुकेटर के लिए ही यह यूज़फुल है। जो भी रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स या भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पेरेंट्स, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के जाते हैं किसी भी थेरेपिस्ट के पास में, उनको भी इसकी अवेयरनेस होना बहुत ही ज़रूरी है कि असेसमेंट क्या होता है और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। इसी के साथ ही साथ स्पेशल एजुकेटर जो कि रिहैबिलिटेशन की फील्ड में काम कर रहे हैं उनको भी पता होना ज़रूरी रहता है, क्योंकि असेसमेंट के आधार पर जब आप असेसमेंट करते हैं विकलांग बच्चों का या स्पेशल नीड्स वाले बच्चों का, तो उसी के आधार पर हम बच्चे के लिए गोल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। या अगर हम नहीं करते हैं बच्चे के असेसमेंट तो हम एप्रोप्रिएट गोल्स को कभी भी हम नहीं ले सकते हैं उसको सिखाने के लिए। तो थैंक यू सो मच।